इंसान भाग्य का निर्माण नहीं करते, किस्मत ही समय के मुताबिक इंसान को जन्म देती है। और क्रांति गुलाबों का बिस्तर नहीं है, ये भविष्य और अतीत के बीच मौत की लड़ाई है। ये कहना था फिदेल कास्त्रो का। हमेशा ऑलिव ग्रीन सैन्य वर्दी, भारी बूट्स और घनी दाढ़ी में नजर आने वाले उनका पहनावा सत्ता नहीं, क्रांति का प्रतीक था। हाथ में क्यूबन सिगार और सादा फौजी अंदाज उनकी ऐसी पहचान बना जिसने अमेरिका को परेशान कर दिया था। फिदेल कास्त्रो ने क्यूबा को एक सपना दिखाया था, स्वाधीनता, समानता और साम्राज्यवाद से मुक्ति का सपना। 1959 की क्रांति के बाद उन्होंने कहा था कि यह गरीबों के साथ और गरीबों के लिए समाजवादी क्रांति है। लेकिन फिदेल कास्त्रो का आज का क्यूबा अंधेरे में है। क्यूबा ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से तत्काल समर्थन की अपील की है, क्योंकि अमेरिका के साथ प्रतिबंधों, ऊर्जा संकट और राजनीतिक दबाव को लेकर तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। फिदेल कास्त्रो के छोटे भाई और कम्युनिस्ट क्रांति के सबसे अहम चेहरों में से एक राउल कास्त्रो पर इस बार अमेरिका ने नजरें गड़ा दी हैं। ट्रंप प्रशासन ने राउल कास्त्रो पर मुकदमा कर दिया है। 1996 में 2 अमेरिकी नागरिक विमानों को गिराने के मामले में हत्या और साजिश के आरोप लगाए हैं। यह ट्रंप सरकार की क्यूबा पर दबाव बढ़ाने की रणनीति का हिस्सा है। क्यूबा को डर सता रहा है कि जिस तरह से वेनेजुएला में निकोलस मादुरो को 3 जनवरी 2026 को अमेरिकी ऑपरेशन के दौरान पकड़ा गया, ठीक वैसा ही क्यूबा में भी हो सकता है। क्यूबा के वरिष्ठ राजनेता और राजनयिक ब्रूनो रोड्रिग्स परेला ने यूएन में चेतावनी दी कि अमेरिकी प्रतिबंधों और ईंधन आपूर्ति पर दबाव के कारण देश गंभीर मानवीय संकट का सामना कर रहा है। उन्होंने कहा, मैं अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से अपील करता हूं कि हथियारों या ईंधन नाकेबंदी के जरिए पैदा होने वाली मानवीय तबाही को रोकने के लिए आगे आए। रोड्रिग्स ने यह भी कहा कि यह समय क्यूबा के साथ एकजुटता दिखाने का है। अगर आप कभी क्यूबा की राजधानी हवाना गए हो तो आपको पता होगा, कुछ समय पहले तक पुरानी अमेरिकी कारें वहां की सड़कों पर दौड़ती थीं और पूरा माहौल मानो 1950 के दशक में अटका दिखता था। दीवारों पर चेगोरा के म्यूरल्स, सिगार, रंग बिरंगी क्लासिक कारें, साल्सा म्यूजिक, इमारतें और सैन्य अंदाज वाला फैशन क्यूबा की अलग पहचान थे। लेकिन आज ये देश इतिहास के सबसे भयानक अंधेरे से गुजर रहा है। पूरे देश में लोग हर दिन 20 से 24 घंटे बिना बिजली के रहने को मजबूर हैं। रात होते ही शहरों की सड़कों पर सन्नाटा छा जाता है। रोशनी का इकलौता जरिया सड़क पर गुजरती हुई कारों की हेडलाइट्स ही बची हैं। यह कोई साधारण बिजली कटौती का मामला नहीं है। इसके पीछे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत बड़ी जियोपॉलिटिकल बिसात बिछाई गई है। 94 साल के राउल कास्त्रो पर विमान नष्ट करने और हत्या की साजिश रचने का अभियोग लगाया गया है। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक यह कदम पूरी तरह से अप्रत्याशित है। यह न्यायपालिका की सामान्य कार्रवाई से कहीं आगे की बात है। यह डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन की नई आक्रामक रणनीति का अहम हिस्सा है। विदेश मंत्री मार्को रूबियो के नेतृत्व में अमेरिका ने क्यूबा पर मैक्सिमम प्रेशर यानी अधिकतम दबाव की नीति लागू कर दी है। वॉशिंगटन ने इस करीबियाई देश की चारों तरफ से आर्थिक और कूटनीतिक घेराबंदी कर रखी है। इस रणनीति का मकसद हवाना में बैठी सरकार को पूरी तरह से अक्षम बनाना है। यहां से कई बड़े और गंभीर सवाल खड़े होते हैं। क्या अमेरिका अपने तट से महज 90 मील दूर इस देश में सैन्य हस्तक्षेप की तैयारी कर रहा है? क्या 66 साल पुरानी कम्युनिस्ट सरकार अब अपने अंत की तरफ बढ़ रही है? क्या क्यूबा के हालात उसे अगला वेनेजुएला बनाने वाले हैं? इन सभी सवालों के जवाब और इस भारी संकट की असली जड़ें हमें दशकों पुराने इतिहास में लेकर जाती हैं, जहां सत्ता और विचारधारा का बीज बोया गया था। क्यूबा में कम्युनिस्ट विचारधारा की जड़ें 100 साल पुरानी हैं। साल 1925 में मॉस्को के समर्थन से वहां पहली कम्युनिस्ट पार्टी बनी थी। लेकिन असली भूचाल 1959 के मशहूर क्यूबन क्रांति के साथ आया। फिदेल कास्त्रो, उनके भाई राउल और चे गुएरा ने मिलकर तत्कालीन तानाशाह फुल्गेंसियो बतिस्ता को उखाड़ फेंका। सत्ता में आते ही कास्त्रो भाइयों ने पूरे देश की व्यवस्था को अपने सांचे में ढालना शुरू किया। बीबीसी के मुताबिक फिदेल कास्त्रो ने शुरुआत से ही सत्ता का पूरा केंद्रीकरण कर लिया था और देखते ही देखते सभी राजनीतिक विरोधियों को किनारे लगा दिया गया।
1965 आते आते सभी क्रांतिकारी गुटों का विलय हुआ और आधुनिक कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ क्यूबा का गठन किया गया। इसके बाद देश में नया संविधान लागू हुआ। नए कानून ने कम्युनिस्ट पार्टी को देश की इकलौती और सर्वोच्च राजनीतिक ताकत बना दिया। किसी भी दूसरी पार्टी को चुनाव लड़ने या पनपने का कोई अधिकार नहीं बचा। क्यूबा में सरकार के काम करने का तरीका बाकी दुनिया से बिल्कुल अलग है। यहां सबसे ताकतवर कुर्सी राष्ट्रपति की नहीं, कम्युनिस्ट पार्टी के फर्स्ट सेक्रेटरी की होती है। फिदेल और राउल कास्त्रो दशकों तक इसी कुर्सी पर काबिज रहे। इसके ठीक नीचे आती है पॉलिट ब्यूरो। ये वो ताकतवर ग्रुप है जो देश की नीतियां, राष्ट्रीय सुरक्षा और विदेशी मामलों के सारे बड़े फैसले लेता है। फिर नंबर आता है राष्ट्रपति का, जिसे देश का मुखिया माना जाता है। और आखिर में है नेशनल असेंबली, जो वहां की संसद है। मीडिया रिपोर्ट्स बताती हैं कि ये संसद महज पार्टी के फैसलों पर मुहर लगाने का काम करती है। आज क्यूबा जिस भयंकर संकट में है, वैसा उसने पहले भी झेला है। 90 के दशक का वो दौर याद करना जरूरी है, जब क्यूबा रातों रात भयानक गरीबी में डूब गया था। दरअसल कई दशकों तक क्यूबा की अर्थव्यवस्था पूरी तरह सोवियत संघ के सहारे चल रही थी। लेकिन जब 90 के दशक की शुरुआत में सोवियत संघ टूट गया, तब ईंधन और खाने की इतनी भयानक कमी हो गई थी कि कहते हैं कि लोगों का औसत वजन कई किलो तक गिर गया था। ट्रांसपोर्ट पूरी तरह ठप पड़ गया था। बसों और कारों की जगह पूरे देश को मजबूरन चीन से मंगवाई गई साइकिलों का इस्तेमाल करना पड़ा। उस वक्त भी पश्चिमी देशों को लगा था कि कम्युनिस्ट सरकार अब गिर जाएगी, लेकिन कास्त्रो सरकार ने कड़े फैसले लिए, सेना का बजट काटा और स्वास्थ्य सेवाओं पर पूरा जोर दिया। भयानक भुखमरी और गरीबी के बावजूद सरकार मजबूती से टिकी रही। यही वजह है कि आज का संकट जितना गहरा लग रहा है, सरकार की जड़ें उससे कहीं ज्यादा मजबूत हैं। इस पूरे सिस्टम को लोहे की तरह मजबूत बनाने में सबसे बड़ा हाथ उसी शख्स का रहा है जिस पर आज अमेरिका ने हत्या का अभियोग लगाया है, राउल कास्त्रो। ये नाम सुनते ही क्यूबा की सेना में आज भी सन्नाटा छा जाता है। फिदेल कास्त्रो अगर क्यूबाई क्रांति का मशहूर चेहरा थे, तो राउल उस क्रांति की असली और खामोश ताकत थे। उन्होंने 26 जुलाई मूवमेंट में गुरिल्ला कमांडर के तौर पर काम किया। सत्ता में आने के बाद पूरे 50 साल तक क्यूबा की सेना को अपने इशारों पर नचाया। राउल पर्दे के पीछे रहने वाले, बेहद अनुशासित और कड़े फैसले लेने वाले इंसान हैं। इसी इंसान पर अब अमेरिका ने शिकंजा कसा है। आखिर 94 साल की उम्र में राउल पर हत्या का केस क्यों दर्ज हुआ? इसका जवाब हमें 30 साल पीछे लेकर जाता है, जब मियामी में ब्रदर्स टू द रेस्क्यू नाम का संगठन काम करता था। ये ग्रुप छोटे विमान लेकर फ्लोरिडा स्ट्रेट्स के ऊपर उड़ान भरता था। इनका मकसद था उन क्यूबाई लोगों को बचाना जो छोटी रबड़ की नाव में बैठकर अमेरिका भागने की कोशिश करते थे। लेकिन ये लोग हवाना के ऊपर पर्चे भी गिराते थे। राउल कास्त्रो और उनकी सरकार इसे राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा मानती थी। क्यूबा की खुफिया एजेंसी ने मियामी में अपने जासूस भेज दिए। इसे वॉस्प नेटवर्क का नाम दिया गया। इन जासूसों ने संगठन के अंदर भरोसा जीता और एफबीआई को गलत जानकारी दी। इसके बाद 24 फरवरी 1996 को भयानक घटना घटी, जब ग्रुप के 3 विमान मियामी से उड़े। तभी क्यूबा के मिग फाइटर जेट्स ने उन्हें आसमान में घेर लिया। मिग ने हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइलें दागी और 2 विमानों के परखच्चे उड़ा दिए। सीएनएन की रिपोर्ट के मुताबिक उन छोटे विमानों को मारने का फरमान खुद राउल कास्त्रो ने जारी किया था। इस हमले में 4 लोगों की जान चली गई। मरने वालों में 3 अमेरिकी नागरिक और 1 क्यूबा का प्रवासी शामिल था। उस वक्त अमेरिका महज कड़े आर्थिक प्रतिबंध लगाकर रह गया था, लेकिन अब कहानी पूरी तरह बदल चुकी है। 20 मई 2026 को अमेरिकी न्याय विभाग ने मियामी के फ्रीडम टावर से राउल कास्त्रो के खिलाफ केस दर्ज करने का ऐलान किया। इसे इसलिए चुना गया क्योंकि ये टावर क्यूबाई शरणार्थियों का ऐतिहासिक ठिकाना रहा है। राउल कास्त्रो के साथ साथ उनके 4 सैन्य पायलट्स पर हत्या और विमान नष्ट करने का केस दर्ज किया गया है। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि अमेरिका के नागरिकों को मारने वालों को कभी बख्शा नहीं जाएगा, चाहे कितना भी वक्त बीत चुका हो। पर सवाल यह है कि अमेरिका ने 30 साल बाद यह केस क्यों खोला? असल में यह न्याय से ज्यादा खौफ पैदा करने की बात है। कूटनीतिक हलकों में इसे मादुरो मॉडल कहा जा रहा है। याद कीजिए, इसी साल जनवरी की शुरुआत में क्या हुआ था? अमेरिका ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो का अपहरण करके उन्हें न्यूयॉर्क की अदालत में पेश कर दिया था।
एक्सपर्ट्स के मुताबिक अमेरिका क्यूबा के जनरल्स को ठीक वैसी ही चेतावनी दे रहा है। वॉशिंगटन उन्हें बताना चाहता है कि कास्त्रो परिवार का सुरक्षा कवच अब टूट चुका है। अमेरिका चाहता है कि क्यूबा की सेना डरकर खुद बगावत कर दे। ये पूरी तरह से एक मनोवैज्ञानिक युद्ध है। सेना के बड़े अधिकारी अब डर रहे हैं कि कहीं अगला नंबर उनका तो नहीं। पुराने और खूंखार जनरल्स की लड़ाई में क्यूबा का वर्तमान नेतृत्व बुरी तरह फंसा हुआ है। दशकों बाद क्यूबा में सत्ता का चेहरा बदला है। अब देश की कमान ऐसे शख्स के पास है जो कास्त्रो परिवार से नहीं आता है। नाम है मिगुएल डियाज कैनेल। उनके पास कास्त्रो भाइयों जैसा क्रांति वाला ऐतिहासिक दबदबा नहीं है। उन्हें अपना सम्मान खुद अपने काम से कमाना था, लेकिन वो रातों रात इस ताकतवर पद तक नहीं पहुंचे। उनका सफर बेहद लंबा और जमीन से जुड़ा रहा है। शुरुआत में वो प्रांतीय सचिव का काम देखते थे। 90 के दशक के भयानक संकट में वो सरकारी कार छोड़कर साइकिल से दफ्तर जाते थे। उनकी यही जमीनी और आम आदमी वाली छवि लोगों को बहुत पसंद आई। धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़ते हुए वो राष्ट्रपति बने। फिर उन्होंने कम्युनिस्ट पार्टी के फर्स्ट सेक्रेटरी का पद भी हासिल कर लिया। सत्ता में आने के बाद उन्हें सुधारवादी नेता माना गया। उन्होंने देश में कई प्रगतिशील नीतियां लागू की। उनकी सरकार ने ऐतिहासिक पारिवारिक संहिता पास की। इस नए कानून के तहत समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता दी गई। यह लैटिन अमेरिका का बहुत बड़ा सामाजिक बदलाव था। लोगों को लगा कि अब देश में बदलाव की नई हवा बहेगी। मगर सिर्फ सामाजिक सुधारों से भूखे पेट नहीं भरते। देश की अर्थव्यवस्था लगातार गिरती गई और जनता का गुस्सा फूट पड़ा। जुलाई 2021 में पूरे देश में सरकार के खिलाफ ऐतिहासिक प्रदर्शन हुए। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक उस वक्त डियाज कैनेल ने टीवी पर आकर बहुत सख्त रवैया अपनाया। उन्होंने अपने समर्थकों को सड़कों पर उतरने का आदेश दे दिया। इसके बाद हजारों प्रदर्शनकारियों को जेल में डाल दिया गया। इस सख्ती का नतीजा यह हुआ कि डियाज की लोकप्रियता काफी कम हो गई। लैटिन अमेरिकी सर्वे बताते हैं कि आज सिर्फ 14% लोग ही उनका समर्थन करते हैं। ज्यादातर जनता का अपनी ही सरकार से मोह भंग हो गया है। और अब जब डोनाल्ड ट्रंप ने मिलिट्री ऑपरेशन के संकेत दिए हैं, तो डियाज कूटनीतिक संतुलन बनाने में लगे हैं। अल जजीरा की रिपोर्ट बताती है कि डियाज ने हाल ही में 2000 कैदियों को रिहा किया। यह अमेरिका को शांत करने का दाव माना जा रहा है। हालांकि उनका लहजा अब भी बेहद सख्त है। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर अमेरिका ने सैन्य हमला किया तो बहुत भयानक रक्तपात होगा, और यह रक्तपात सिर्फ हथियारों से नहीं होगा। देखा जाए तो अमेरिका ने बिना कोई गोली चलाए ही क्यूबा की जनता का दम घोंटना शुरू कर दिया है। वॉशिंगटन में बैठे डोनाल्ड ट्रंप और उनके विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने बड़ी चाल चली है। उन्होंने क्यूबा के लिए ऊर्जा के सारे रास्ते बंद कर दिए हैं। मार्को रूबियो खुद क्यूबाई अप्रवासियों के परिवार से आते हैं और उनका मकसद किसी भी तरह कम्युनिस्ट सरकार को उखाड़ फेंकना है। इसके लिए अमेरिका ने मेक्सिको और वेनेजुएला जैसे देशों पर भारी कूटनीतिक दबाव डाला है। इन देशों और बड़ी शिपिंग कंपनियों को धमकी दी गई है कि वो क्यूबा को तेल की आपूर्ति तुरंत रोक दें। नतीजा यह हुआ कि क्यूबा का ईंधन भंडार सूख चुका है। देश को रोजाना लगभग 1,10,000 बैरल तेल चाहिए होता है। यह सिर्फ हवाना शहर और पूरे पावर ग्रिड को चलाने के लिए जरूरी है। लेकिन इस समय क्यूबा अपने घरेलू गैस कुओं से मुश्किल से 40,000 बैरल ही निकाल पा रहा है। अब मांग और आपूर्ति के इस भारी अंतर ने देश को ठप कर दिया है। रात के वक्त वहां ऐसा अंधेरा होता है मानो शहर वीरान हो चुका हो। सबसे ज्यादा असर क्यूबा के स्वास्थ्य ढांचे पर पड़ा है। कभी क्यूबा का मेडिकल सिस्टम दुनिया के बेहतरीन सिस्टम्स में गिना जाता था। आज वहां अस्पतालों की मशीनें बिना बिजली के धूल फांक रही हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक ईंधन की कमी ने बुनियादी मानव सुरक्षा को भी खतरे में डाल दिया है। 16,000 कैंसर के मरीज अपना इलाज नहीं करा पा रहे हैं। रेडियोथेरेपी और कीमोथेरेपी के लिए अस्पतालों में बिजली ही नहीं है। जो लोग दिल की बीमारियों से जूझ रहे हैं, उनका जीवन दांव पर लगा है। यहां देखने वाली बात यह भी है कि जो मरीज वेंटिलेटर या लाइफ सपोर्ट पर हैं, उनका हाल क्या होगा। शहरों में ट्रकों के लिए ईंधन नहीं है, इसलिए कचरा उठाना बंद हो गया है। सड़कों पर कचरे के ढेर लग गए हैं। इससे मक्खियों और चूहों के जरिए महामारी फैलने का खतरा भी पैदा हो गया है। अमेरिका यहीं नहीं रुका, उसने क्यूबा की कूटनीतिक रीढ़ पर भी कड़ा प्रहार किया है। क्यूबा हर साल हजारों डॉक्टर्स को अफ्रीका और लैटिन अमेरिका भेजता है। विदेशी मुद्रा और अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना कमाने का ये उनका बहुत पुराना तरीका है।
लेकिन अब अमेरिका ने इन मेडिकल मिशंस को जबरन श्रम यानी बंधुआ मजदूरी का नाम दे दिया है। वॉशिंगटन के दबाव में आकर ग्वाटेमाला जैसे कई देशों ने क्यूबन डॉक्टर्स को वापस भेजना शुरू कर दिया है। इसके साथ ही अमेरिका ने इन डॉक्टर्स को काम पर रखने वाले विदेशी अधिकारियों पर भी वीजा पाबंदियां लगा दी हैं। इससे क्यूबा की आमदनी का सबसे बड़ा जरिया भी छिन गया है। इस चौतरफा तबाही ने वहां के आम आदमी की कमर तोड़ दी है। जब जीवन बचाने का कोई रास्ता नहीं बचता तो इंसान अपना घर छोड़ने को मजबूर हो जाता है। द इकोनॉमिस्ट की रिपोर्ट बताती है कि लोग अपनी जान बचाने के लिए बड़े पैमाने पर देश छोड़ रहे हैं। 2021 के बाद से क्यूबा की आबादी बहुत तेजी से कम हुई है। पहले वहां करीब 1 करोड़ 10 लाख लोग रहते थे, अब यह आंकड़ा 90 लाख से भी नीचे आ चुका है। संयुक्त राष्ट्र ने भी चेतावनी दी है कि इसे नहीं रोका गया तो यह बहुत बड़ा मानवीय पतन होगा। ट्रंप प्रशासन को लगा था कि इस दबाव से सरकार तुरंत गिर जाएगी, लेकिन इस आक्रामक घेराबंदी ने ऐसा जियोपॉलिटिकल बवंडर खड़ा कर दिया है जिसकी उम्मीद वॉशिंगटन ने भी नहीं की थी। अब इस खेल में रूस, चीन और खतरनाक ड्रोन्स की भी एंट्री हो चुकी है। अमेरिकी खुफिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि क्यूबा ने पिछले 2 सालों में गुप्त रूप से रूस और ईरान से 300 से ज्यादा मारक ड्रोन्स खरीदे हैं। एक्सियोस की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी तट से मात्र 90 मील की दूरी पर इन आधुनिक ड्रोन्स की मौजूदगी ने वॉशिंगटन की चिंता बढ़ा दी है, या यूं कहें कि उसे क्यूबा पर हमला करने का बहाना मिल गया है। पेंटागन के मुताबिक ये फ्लोरिडा के सैन्य ठिकानों और गुआंतानामो बे के लिए बहुत बड़ा खतरा है। इस खतरे से निपटने के लिए अमेरिकी सेना ने कैरिबियन सागर में अपना विमान वाहक पोत USS निमित्ज और उसका पूरा स्ट्राइक ग्रुप तैनात कर दिया है। तनाव इस वक्त अपने चरम पर है, लेकिन वॉशिंगटन बड़ी गलतफहमी में जी रहा है। अमेरिका को लगता है कि बिजली संकट और आर्थिक बदहाली से क्यूबा की कम्युनिस्ट सरकार जल्द ही गिर जाएगी। मगर समझने वाली बात यह है कि ढहती हुई अर्थव्यवस्था और गिरती हुई सरकार में बहुत बड़ा अंतर होता है। क्यूबा की सेना यानी FAR और उसका विशाल व्यापारिक ग्रुप आज भी पूरी तरह से संगठित और वफादार है। इतिहास गवाह है कि यह कम्युनिस्ट ढांचा भुखमरी के बावजूद सत्ता पर नियंत्रण बनाए रखने में सक्षम है। ऐसे में पूर्व अमेरिकी अधिकारियों ने एक और गंभीर चिंता जताई है। वॉशिंगटन के पास सरकार गिरने के बाद की कोई ठोस योजना नहीं है। अगर कम्युनिस्ट शासन अचानक ढह गया तो वहां सत्ता का बड़ा शून्य पैदा हो जाएगा। इससे क्यूबा में अराजकता फैल सकती है। इसका नतीजा ये होगा कि लाखों हताश क्यूबाई नागरिक फ्लोरिडा की ओर पलायन शुरू कर सकते हैं, जो अमेरिकी सुरक्षा के लिए अच्छा नहीं होगा। साथ ही अमेरिका ने राउल कास्ट्रो के खिलाफ जिस 30 साल पुराने केस को हथियार की तरह इस्तेमाल किया है, वो भी उल्टा पड़ता दिख रहा है। क्यूबा के जनरल डर कर सत्ता छोड़ने के बजाय और अधिक कट्टर हो गए हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि पीछे हटने का मतलब मियामी की जेल होगा। इस तरह कूटनीति के सारे रास्ते बंद हो चुके हैं और पूरा क्षेत्र बेहद खतरनाक मोड़ पर आकर खड़ा हो गया है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि यह महज 2 देशों का आपसी विवाद नहीं रह गया है। दुनिया की बड़ी ताकतों के बीच खेला जा रहा बेहद खतरनाक खेल बन गया है। अमेरिका का असली मकसद किसी से छिपा नहीं है। वो क्यूबा में पूरी तरह सत्ता परिवर्तन चाहता है, जैसे उसने वेनेजुएला और ईरान में करने की कोशिश की थी। पहले निकोलस मादुरो, फिर अली खामेनेई को टारगेट किया गया और अब राउल कास्ट्रो। उन पर हत्या का अभियोग लगाना इसी रणनीति का अहम हिस्सा है। इससे यह तय हो गया है कि अमेरिका ने बातचीत के सारे दरवाजे हमेशा के लिए बंद कर दिए। दूसरी तरफ क्यूबा का नेतृत्व भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। जनता के गिरते समर्थन के बावजूद वहां के राष्ट्रपति मिगुएल डियाज कैनेल ने अमेरिका को खुली चेतावनी दी है। तो अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या राष्ट्रपति ट्रंप की अधिकतम दबाव वाली नई नीति अपना लक्ष्य हासिल कर पाएगी? क्या अमेरिकी धमकियों से क्यूबा की पुरानी सरकार वाकई गिर जाएगी, या फिर हथियारों और खौफ की राजनीति इस कैरिबियन और लैटिन अमेरिकी क्षेत्र को आने वाले कई दशकों के लिए भयंकर तबाही में धकेल देगी? इस सवाल का जवाब तो भविष्य में मिलेगा, लेकिन फिलहाल क्यूबा की जनता इस जियोपॉलिटिकल वॉर की सबसे बड़ी कीमत चुका रही है। इस खबर पर आपकी क्या राय है? हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर भेजें।